प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 4 का स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। पूर्वी इंग्लिश की बुक है ये, क्लास 6 की। उसका सेकंड लेसन है ये, जिसका नाम है द विनर। एक बार चेक कर लीजिए, ये आपके बुक में 115 पेज नंबर 115 आप ओपन कर लीजिए। एक बार बुक ओपन कर लेंगे तो आपको चीजें आसान सी लगेंगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये कह रहा है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अब इसमें जो पोएम दिया गया है उसे पढ़ने से पहले आपको ये कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो एक्टिविटीज मैं आपको बाद में कराता हूँ, पहले पोएम पढ़ा देता हूँ। पोएम ध्यान से देखिएगा, ये पेज नंबर 116 में आपको मिलेगा। ये है जहां लिखा हुआ है लेट अस रीड। पोएम कंफर्म करते हैं। बहुत छोटी बहुत प्यारी पोएम है ये। पोएम कंफर्म करने के बाद फिर हम चलेंगे जो एक्टिविटीज ऊपर दिया गया है उसे, और बाकी जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिएगा पोएम को। लिखा हुआ है इवनिंग्स, यानी हर शाम की बात हो रही है। ये इवनिंग नहीं है, इवनिंग्स है, यानी बहुत सारे शाम की बात हो रही है, कई सारे शाम की बात हो रही है, या हर शाम की बात हो रही है। हर शाम वी प्ले बॉल, हम बॉल खेलते हैं। कौन बॉल खेलता है? यहाँ देखिएगा, ये कुछ बच्चे जो है यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें से दो बच्चे जो है वो एक साथ जा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो बॉल हाथ में लिए हुए है। और ये सारे के सारे बच्चे शाम को ही क्यों जाते हैं, इवनिंग में ही क्यों जाते हैं? आपको भी पता होगा कि आपकी जो स्कूल है वो सुबह 7 से लेकर के 3 बजे तक चलती होगी। यानी कुछ बच्चों की स्कूल 7 से 1 चलती होगी, कुछ की 8 से 2 चलती होगी, कुछ की 8:30 से 2:30, कुछ की 9 से 3 चलती होगी। यानी ज्यादातर जो स्कूल का टाइमिंग होता है वो सुबह 7 से 3 बजे तक की ही होती है। कभी कभी हो सकता है 3 से ज्यादा चलता हो। 3 बजे के बाद आप घर जाओगे, खाना पीना थक जाना, तो अक्सर जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए शाम को ही जाते हैं। अगर छुट्टी का दिन है तब तो अलग बात है, पर ज्यादातर स्कूल के डेज में बच्चे शाम को ही खेलने जाते हैं। तो ये बच्चे भी जो है शाम को खेलने जाते हैं। दिन ढल रहा होता है, उस समय बच्चे जो है वो मस्ती करने खेलने के लिए जाते हैं। कहाँ खेलने के लिए जाते हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट टू द क्रीक। नेक्स्ट माने होता है पास में, बगल में। क्रीक मतलब होता है नाला या कोई बहता हुआ छोटी सी धारा, नदी। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ दिखेगा एक धारा दिख रही होगी आपको। ये देखो यहाँ पर चलती हुई धारा, ये यहाँ है। आपको नाला पता होगा, ऐसे नाला टाइप का जो है वो सकरा एक स्ट्रीम होती है, नदी की धारा होती है जो बहती है। तो धारा के इस नाले के या धारा के बगल में यहाँ लिखा है इन आर नेबर्स फील्ड। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, आर माने हमारे। ये बच्चे कह रहे हैं, सब मिलकर बोल रहे हैं, सब मिलकर के ये कविता सुना रहे हैं आपको कि हमारे पड़ोसी के फील्ड में, ये जो फील्ड है ना, ये पड़ोसी का फील्ड है, खुला मैदान है जहां पास में एक नाला बहता है। वहां ये बच्चे खेलते हैं हर शाम। क्या खेलते हैं? बॉल खेलते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट लाइंस में। यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है वी रन सो फास्ट। ये बच्चा ध्यान से देखिएगा, ये दौड़ करके आ रहा है और लग रहा है जैसे ये हाफ रहा है ये। तो ये सारे बच्चे कहते हैं वी रन सो फास्ट, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। आप लोग भी जाते होंगे कभी खेलने के लिए कहीं पर, तो दौड़ने का भी खेल खेल लेते होंगे, या बॉल में भी बहुत दौड़ना पड़ता है। तो ये बच्चा जो है वो कहता है कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं। देखिएगा वर्ड मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक एक वर्ड सुनेंगे ना, समझ में आ जाएगा। या अगर कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि आपका फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज, सो माने बहुत, रन मतलब दौड़ना, तो हम बहुत तेज दौड़ते हैं। अब यहाँ एक बंदा, एक लड़का कहता है आई। अभी तक वी हो रहा था, वी मतलब होता है हम मतलब ढेर सारे, जो सारे बच्चे हैं वो सब मिलकर के बोल रहे थे। लेकिन अब अकेला बच्चा ये बोल रहा है, आई इसलिए लिखा है मैं। ये कहता है आई कैन नॉट इवन कैच माई ब्रेथ। कैंट, इसे कैंट बोलते हैं या कांट बोलते हैं या कैन नॉट बोलते हैं। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता, कैन माने सकना और नॉट भी लगा है इसमें तो नहीं सकता। इवन माने यहां तक। कैच का मतलब होता है लेना या पकड़ना, माई माने मेरा, और ब्रेथ माने सांस। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं इतना तेज दौड़ता हूं, या हम लोग इतना तेज दौड़ते हैं कि मैं यहां तक अपना सांस भी नहीं ले पाता। देखिएगा,
आप भी कभी कभी दौड़ते होंगे तो सांस भी नहीं ले पाते होंगे, आप इतना तेज दौड़ करके आप आए होते हो, हफरी सी आ जाती है आपको। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, ब्लू का मतलब होता है नीला, व्हेन माने जब, डार्क मतलब होता है एक तरह से अंधेरा, टर्न्स माने बदल जाता है, ब्लैक मतलब काला। तो जब नीला अंधेरा काले में बदल जाता है, अब ये नीला अंधेरा क्या होता है और काले में कैसे बदल जाता है, तो देखिएगा आसमान आपको दिखिएगा, यहाँ आसमान कुछ आपको नीला दिख रहा है। तो शाम चूंकि हो रही होती है, शाम को बच्चे गए होते हैं खेलने के लिए, खेलते 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 टाइम काफी बीत जाता है और जो ये नीला आसमान दिखता है ना, वो धीरे 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 काला हो जाता है, यानी कि रात हो जाती है। शाम से रात हो गई, तो ब्लैक का मतलब यहाँ पे है रात से, कि रात हो गई। अब जब रात हो गई तो आगे लिखा है बच्चों ने, कोल्ड ग्रास एचेज आवर फिट। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ग्रास मतलब घास, एथिस माने होता है दर्द देता है, आर माने हमारे, फिट माने पैरों को। यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि कोल्ड ग्रास, अब ग्रास जो घास है यहाँ पर, ये घास कोल्ड क्यों है, ठंडी क्यों है? आपको पता होगा कि शाम जब हो जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होने से थोड़ी सी ठंडी सी लगती है। और अगर बात इस समय की हो, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो इस समय की जो शाम होती है वो थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन हो जाती है वहां, यहाँ तक कि ओस पड़ने लगते हैं। तो घास पर ओस पड़ने के कारण या टेम्परेचर कम हो जाने के कारण ये घास ठंड लगते हैं। और चूंकि बच्चे जो है वो आप देखेंगे तो बेयर फुट हैं, यानी कि नंगे पांव हैं। अब नंगे पांव होने के कारण इनके पैरों में वो चुभने लगती है या वो ठंडे से फील होने लगती है और इसलिए इनके पैर जो है वो दर्द करने लगते हैं। तो एक कारण तो इसलिए है कि टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन दूसरा जो कारण है उनके दर्द का वो ये है कि वो शाम से लेकर के रात तक 2 घंटे 3 घंटे लगातार जो है वो खेल रहे होते हैं और खेलते 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 इनके पैर जो है वो थक से जाते हैं और थकने का आभास इनको लास्ट में होता है। जब वो खेल रहे होते हैं तब तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है। और कब पता चलता है? जब शाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शाम को अब इनको घर जाना है, घर जाते टाइम इनका पैर दर्द करना शुरू कर देता है। जब आते हैं खेलने के लिए तो दर्द नहीं करता, लेकिन जाते टाइम दर्द करना शुरू कर देता है। ये आपके साथ भी होता होगा। ट्रीज क्रीप क्लोज, क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे आना, क्लोज माने होता है नजदीक, ट्रीज माने पेड़। अब आप सोचो पेड़ क्या नजदीक आ सकता है? क्या पेड़ चल के आएगा कभी धीरे धीरे आपके? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ ये कहने का मतलब है कि शाम चुकी हो गई हो, अब पेड़ों की छांव जो है इतनी बढ़ जाती है कि काली सी लग जाती है, पेड़ होने के कारण, और अंधेरा छा जाता है बागीचे में या जंगल टाइप का जगह होता है तो। अब ऐसे कंडीशन में बच्चे जो है वो डरने लगते हैं, क्योंकि शाम में जो पेड़ अच्छे लगते हैं, जहां पेड़ के आसपास खेलते हैं ये, लेकिन जैसी रात हो जाती है अब पेड़ डरावने लगते हैं। उनको लगता है कि पेड़ के पीछे कोई है और ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है हमारे पास आ रहा है, या वो पीछे जो इंसान खड़ा है वो डरावना इंसान पीछे पीछे आ रहा है। यानी पेड़ आ रहा है, इसका मतलब है कि डर आ रहा है, परछाई उसकी जो है वो बढ़ रही है, पेड़ों की परछाई इनके ऊपर पड़ रही है और अब इनको घर जाना है, क्योंकि अब डर लगना शुरू हो गया है, अब रात हो गई है। घर वाले पूछना शुरू कर देंगे कहाँ थे, क्यों थे, इतना रात क्यों लगाया। कभी कभी तो इस कंडीशन में आपकी पिटाई भी हो जाती होगी, घर वाले कूट देते होंगे आपको अगर आप लेट आते होंगे। अब तो यहाँ पोएट कहता है गेम्स ओवर, अब चूंकि शाम हो गई है, रात हो गई है, अब गेम खत्म हो चुका है, नाइट विंस। और इस गेम में जीतता कौन है? इस गेम में रात जीत जाती है। रात इसलिए जीत जाती है क्योंकि कुछ भी तुम कर लो, जब रात आएगी तुमको हार मानना होगा और तुमको वो फील्ड, वो खेत, वो मैदान छोड़ करके घर जाना होगा। तो तुमने मैदान छोड़ दिया, इसका मतलब तुम हार गए। लेकिन रात के कारण तुम भागे हो, रात के कारण ही तुम वहां से छोड़ करके मैदान भागे हो, इसलिए रात जीत जाती है। तो हर बार यही होता है कि रात हमेशा जीत जाती है और बच्चे रात के होने के कारण घर लौट आते हैं। तो पोएम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इसे अलंकार कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि कभी आप जब सुनो तो आपको पता रहे कि हाँ मैंने ये सुना है या मैंने कहीं देखा है इसे। देखिए फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में अलंकार होता है। अलंकार पोएम की सुंदरता बढ़ाता है। यहाँ आपको दो मैं अलंकार बताता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखिएगा यहाँ लिखा है ब्लू, ब्लू में देखिएगा बी लिखा है, यहाँ ब्लू में बी है। यहाँ देखिएगा ब्लैक, ब्लैक में बी है। जब एक ही लाइन में, ध्यान से सुनना और पेन लेकर बैठना ताकि लिख सको, जब एक ही लाइन में
किसी वर्ड का पहला लेटर सेम हो, जैसे यहाँ बी सेम है, यहाँ भी बी सेम है, ऐसे कंडीशन में इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जैसे आपने सुना होगा, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, ये लाइन जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें त वाला अक्षर जो है वो बार बार आ रहा है। ऐसे ही होता है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ऐसे च च जो लेटर पहला पहला अक्षर रिपीट हो रहा है ना, इसी रिपीटिशन को अनुप्रास कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिटरेशन। ALLITERATION। ऐसे आप ढूंढ करके मुझे बताइए कि और किस लाइन में आपको एलिट्रेशन मिला। बस याद रखिएगा कि एक ही लाइन में ढूंढना है, और उस लाइन में कम से कम 2 वर्ड ऐसा होगा जिसका पहला पहला अक्षर सेम होगा। तो आप ढूंढ कर मुझे बताइएगा कमेंट में। और अगला मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है ट्रीज क्रीप क्लोज, पेड़ पौधे जो है वो पास आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। अब आप सोचो, क्या पेड़ पौधे आ सकते हैं? क्या वो चल सकते हैं? क्या वो इंसान है? क्या उनमें जान है? बिल्कुल नहीं, वो चल नहीं सकते। इसलिए जब किसी निर्जीव वस्तु को या कोई ऐसी वस्तु जो नहीं चल सकती, उसको इंसान की तरह चलना दिखाया जाए, उसे कहते हैं मानवीकरण। हिंदी में कहते हैं उसे मानवीकरण। यानी कि निर्जीव को मानव का रूप दिया जाता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। यानी इसमें जो है किसी भी निर्जीव को सजीव का रूप दिया जाता है। यहाँ ऐसे लिखा है नाइट विंस, रात जीत गई। अब जीतने का काम कौन करता है? आप मैच खेलते हो तो जीतता कौन है? जीतता है कोई एक लड़का, कोई एक टीम, कोई एक इंसान। तो इंसान जीतता है, इंसान हारता है, निर्जीव नहीं जीतते या नहीं हारते हैं। लेकिन यहाँ रात को ऐसे बताया गया है कि कोई वो इंसान हो, कोई खिलाड़ी हो और वो जीत गया हो। तो नाइट भी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, और ट्रीज भी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। और ध्यान से इसे समझ करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको अगली बार जब आप पोएम पढ़ो तो आप खुद ढूंढ सको कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहाँ है। अगर आपको ये फिगर ऑफ स्पीच अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां फिगर ऑफ स्पीच का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां चेक कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम इसे कंफर्म करने शुरुआत से। अब आपको लेकर चलता हूं मैं सॉल्यूशन पर, सॉल्व करने इस लेसन को। यहाँ लिखा हुआ है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं फिर से आ गए हैं। पोएम खत्म करने के बाद हम अब इसे पूरा करेंगे। पेज नंबर 115 में है ये, आप चेक कर लीजिएगा। लिखा है लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। आप भी ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, और यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जैसे लिखा हुआ है ए, व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं? फील्ड में ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, कर क्या रहे हैं आपको ये लिखना है। तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। मजा आ गया होगा आपको, आपको देख करके कि कितना छोटा सा आंसर है, पिद्दी बस आंसर है, आप लिखते लिखते याद कर लोगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डू यू थिंक दे आर, ये कहाँ है? आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? तो आंसर यहाँ लिखा है दे आर इन अ पार्क और अ फील्ड। तो ये या तो पार्क में है और ये या तो फील्ड में है। अगर गांव से आप हो तो आपको पता होगा ये फील्ड होगा, और अगर शहर से हो आप तो आपको पता होगा ये पार्क टाइप का कुछ है। सी, व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, ये दिन का कौन सा समय है? अब इसको देखकर हमें अंदाजा नहीं लग सकता कि ये दिन का कौन सा समय है, पर चूंकि आपको मैंने बताया कि बच्चे सुबह से लेकर के दोपहर तक स्कूल जाते हैं, यानी शाम को ही ये समय पाते हैं घर से खेलने के लिए, जहां भी जाना होता है इनको जाने के लिए, तो घर से ये लगभग शाम को ही जाते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इवनिंग। यानी इवनिंग छोटा सा वर्ड, और इसमें सारा आंसर आपका छिपा हुआ है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखा है डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो अपने क्लासमेट्स यानी अपने क्लास के बच्चों से और अपने टीचर से इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिएगा। यू मे बिगिन योर सेंटेंसेस विद, यानी आपको बोलना है, अब आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है अपने टीचर के सामने और अपने बच्चों से। पहले आप बच्चों के साथ डिस्कस कर लें, अपने स्टूडेंट्स जो अपने आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप डिस्कस कर लें, और फिर टीचर के साथ भी आप डिस्कस करें। जैसे आप शुरुआत सेंटेंस की कर सकते हैं आई गो टू। अब आई गो टू डॉट डॉट कहाँ? आई गो टू स्कूल, आई गो टू पार्क, आई गो टू मार्केट,
ऐसे सेकंड है आई प्ले विद माय फ्रेंड, विद रोहन, विद सोहन, विद मुकेश, विद रीना, विद करीना, ऐसा कुछ आप ऐड कर सकते हो इसमें। द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, अब आप जहां भी जिस स्थान जा रहे हो, क्या खेलने जा रहे हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग फुटबॉल, कबड्डी, जो भी व्हाटएवर आपको लगे आपको लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हो। आई लाइक प्लेइंग क्या, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग कबड्डी, आई लाइक प्लेइंग खो खो, क्या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। समटाइम्स आई कम बैक, कभी कभी मैं आता हूं लेट, आप लेट लिख सकते हो, इन इवनिंग लिख सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये बोलना है इसलिए अपने तरीके से आप उसे लिख लेना। हम चलते हैं यहाँ क्वेश्चन, ध्यान से देखो, लिखा है फर्स्ट, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप खेलने कब जाते हो। भाई जब स्कूल जाते हो तो स्कूल के बाद खेलने कब जाते हो, तो आंसर लिखा है मैंने आई गो इन द इवनिंग टू प्ले, मैं शाम को जाता हूं खेलने के लिए। बी है हु डू यू प्ले विद, किसके साथ खेलते हो आप। देखिए क्वेश्चन भी हिंदी बता रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को समझ जाएं, इसलिए मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आंसर भी आपको समझ में आ जाए हिंदी में। और जब लिखो आप तो एक बार लिखते लिखते भी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाती है। आंसर है आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, किसके साथ जाता हूं, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूं। सी है वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, कहाँ जाते हो आप शाम को खेलने के लिए, आप कहाँ जाते हो, शाम को जाते हो, बहुत बढ़िया, पर जाते कहाँ हो। आंसर है आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं शाम को खेलने अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाता हूं। ये बोलने के लिए आप ऐसे बोलो। डी है विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है खेलने में। आंसर है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हाइड एंड सीक, मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, हाइड एंड सीक अच्छा लगता है, जिसे लुका छिपी कहते हैं। आपको कुछ और गेम अच्छा लगता हो आप वो भी लिख सकते हो। ई है व्हेन डू यू कम बैक होम, आप अपने घर लौट कर कब आते हो। आंसर है आई कम बैक आफ्टर सनसेट, मैं सूर्यास्त के बाद वापस आता हूं, यानी कि सूरज डूब जाता है तब मैं घर आता हूं। अब आते हैं लेट अस डिस्कस, यानी पेज नंबर 116 को आप ओपन कर लीजिएगा। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम, जो लिखा हुआ है यहाँ लाइंस वो आप पढ़िए, ये पोएम में दिया हुआ है। राइट द मीनिंग्स ऑफ द लाइन बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन देम, अब जो इसमें वर्ड्स या फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस लिखे हैं उसकी आपको यहाँ मीनिंग लिखनी है। आप पेंसिल से मीनिंग लिख सकते हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा नेक्स्ट टू द क्रीक, अब नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब यहाँ आपको बताना है। और यहाँ क्लू, क्लू का मतलब होता है हिंट, यानी आपको यहाँ पर एक हिंट दी जा रही है, अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। अब आपको इसको जोड़ करके अर्थ बताना है यहाँ, तो ऐसे ही जो चारों बॉक्सेस हैं आपको वो फिल करनी है। ये ध्यान से देख लीजिए, आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए। तो यहाँ आपको ये पेंसिल से 1 2 3 जो भी 4 बॉक्सेस हैं वो आपको फिल करनी है। ठीक है, अब आगे पीछे कर लेना, आप देख लेना। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पोएम, आप पोएम को पढ़िए, जो अभी ऊपर आपको पोएम पढ़ाया मैंने। कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम, अब आपको नीचे जो पोएम से बेस्ड है, पोएम पर आधारित है, उसे पूरा करना है। तो आपको ये बुक में मिलेगा, आपको इसे फिल करना है। जैसे लिखा है द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे क्या खेलते हैं, आपको पता है बॉल बच्चे खेलते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक में फिल किया हुआ है, आप इसे फिल कर सकते हो पेंसिल से। इन द यानी कब खेलते हैं, तो इवनिंग यानी शाम को खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, नेबर्स के फील्ड में, पड़ोसी के फील्ड में खेलते हैं। ये पोएम में साफ साफ लिखा हुआ है, बस आपको पोएम पढ़ करके समझना है। और इस तरीके से जो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ब्लैक में, वो आप फिल कर देना पेंसिल से। चलते हैं लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 117 में। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये आपके पोएम में मिलेगा। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था आपको, लिखा था वी रन सो फास्ट, हम बहुत तेज दौड़ते हैं, कि हम इतना तेज दौड़ते हैं कि अपना सांस भी नहीं ले पाते, सांस हफरी आती है, हाफ जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। ये आपने पढ़ा था पोएम में। तो अब इसे आप देख लो और नीचे जो क्वेश्चन है उसे आपको पूरा करना है, आंसर देना है। जैसे फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन,
अब आपको एबीसीडी जो ऑप्शंस है ना, इसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। जैसे यहाँ लिखा है द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ बिकॉज। स्पीकर कहता है, यानी कि जो बच्चा इसमें बोल रहा है वो लड़की है, यहाँ हर लिखा है ना, तो ये माना जाता है कि वो लड़की है। और कहा जाता है कि जो लड़की है या जो पोएम को बोल रही है, जो स्पीकर है, वो अपने सांस को रोक नहीं पाती है, वो सांस को ले नहीं पाती है। क्यों? क्यों सांस को ले नहीं पाती है? तो ऑप्शन आप चारों पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है वो आपका राइट आंसर है। तो सी को आप करेक्ट कर दीजिएगा। रनिंग फास्ट रिजल्टिंग इन बीइंग ब्रीथलेस, क्योंकि वो तेज दौड़ रही है, इसलिए उसके परिणाम स्वरूप वो सांस नहीं ले पा रही है। सेकंड क्वेश्चन है इज द स्पीकर अलोन? क्या स्पीकर या वक्ता या वो लड़की जो दौड़ रही है अकेली है? वाई डू यू से सो? अगर आपको लगता है नहीं वो अकेली नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि वो अकेली नहीं है? तो आंसर के रूप में आपको यहां दिखेगा, छोटा सा आंसर है, यहां लिखा हुआ है नो द स्पीकर इज नॉट अलोन, यानी स्पीकर अकेला या अकेली नहीं है। क्यों अकेली नहीं है, कैसे मुझे पता है? तो यहाँ लिखा है द यूज ऑफ वी। आप देखोगे पोएम में आपको वी मिलेगा। वी माने होता है हम, और जब हम होता है तो इसका मतलब है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो एक से जब ज्यादा है तो अकेली नहीं है वो। आई होता तो अकेला होता, लेकिन आपने देखा वी रन सो फास्ट, हम लिखा है, तो यानी कि एक से ज्यादा लोग दौड़ते हैं। ठीक है, ये आप पूरा कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस? पैटर्न इस लाइन में जो है ना वो क्या दिखाता हमें है? पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब है अगर आप इस लाइन को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये आप चाहो अगर ना तो एक ही लाइन में खत्म हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा राइटर ने क्यों लिखा है आई यहाँ लिखा है, कांट यहाँ लिखा है, इवन यहाँ लिखा है, ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ आई लिखा, फिर यहाँ कैंट कर दिया, यहाँ इवन कर दिया, और इसी के आगे जो है वो कैच माई ब्रीथ लिख दिया। एक ही लाइन में खत्म क्यों नहीं किया? तो जो ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना, उसे पैटर्न कहा गया है, और ऐसा क्यों किया गया है वो पूछ रहा है आपसे। तो आंसर यहाँ लिखा है द पैटर्न इन द लाइन सजेस्ट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक्साइटमेंट, कि जो लाइंस दिखा रहा है ऊपर नीचे वो अर्जेंसी या एक्साइटमेंट का प्रतीक है। अर्जेंसी माने अर्जेंट, कि वो अर्जेंट है क्योंकि बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है। अब वो देखिएगा, गेम में हमेशा अर्जेंट होता है क्योंकि आपको जीतना होता है, सामने वाले से आपको हारना नहीं है, और जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, यहां तक कि आपको चोट भी लग जाती है। सांस फूलना तो बहुत छोटी चीज है, चोट लगना आप मंजूर करते हो पर हारना नहीं। तो ये अर्जेंट होता है, एक्साइटमेंट उसमें ज्यादा होती है, इसलिए इस तरीके से पैटर्न वो शो कर रहा है। आप इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बी, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एजेस और फीट, ट्रीज क्रीप अलॉन, गेम्स ओवर, नाइट विंड्स। ये आप देखोगे ये भी आपका पोएम का पार्ट है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। जैसे यहाँ लिखा है गिव वन रीजन व्हाई द ग्रास इज कोल्ड। अब एक रीजन बताओ कि ये घास ठंडा क्यों है। जैसे मैंने आपको पोएम में बताया है, आप पढ़े होंगे, पता होगा आपको। लिखा भी है द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम, शाम का समय है, और टेम्परेचर जो है वो शाम को ड्रॉप कर देता है, नीचे आ जाता है, और इसलिए रात के समय मौसम ठंडा होने के कारण जो घास है वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। अब आप सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे लिखा है द चिल्ड्रंस फीट आर एजिंग। अब बच्चों का पैर दर्द कर रहा है, क्यों? बिकॉज माने क्योंकि। आंसर लिखा हूं, यहां चेक लीजिएगा, द चिल्ड्रंस फीट आर एचिंग बिकॉज। बिकॉज के बाद ये आपको फिल करना है विद पेंसिल। दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग बेयरफुट ऑन द कोल्ड ग्रास। अब ठंडे घास पर वो दौड़ रहे हैं नंगे पांव। अब बार बार दौड़ेंगे, एक तो दौड़ने से दर्द और एक ठंडा है इसलिए दर्द, तो इसलिए पैरों में उनके दर्द हो रही है। थर्ड है व्हाई डज नाइट विन। रात क्यों जीतती है? रात ही क्यों जीतती है? कोई लड़का क्यों नहीं जीत रहा उसमें से जो खेल रहा है, या लड़की क्यों नहीं जीत रही है? आंसर है नाइट विन्स बिकॉज। नाइट जीतती है क्यों? क्योंकि। अब एबीसीडी में से आपको एक आंसर चूज करना है, आप एक बार पहले देख लीजिएगा फिर आंसर देखिएगा। आंसर मैंने आपको ए यहाँ पर सही किया है, टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, अब गेम का समय खत्म हो चुका है, इसलिए रात जीत जाती है। नेक्स्ट है लेट्स लर्न, पेज नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज डन इन द पोएम द विनर। इस पोएम में द विनर में पोएट क्या करता है वो आपको देखना है।
तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं, आप देखिएगा इसे। जैसे यहाँ लाइंस लिखा है, ये आपको लाइन दिख रहा होगा, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। फिर यहाँ लिखा है नाइट विंस। यहाँ लिखा है व्हाट द पोएट हैज डन, पोएट ने क्या किया। लिखा है दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ। ये बताता है कि बच्चे सच में हाफ चुके हैं, सांस फूल रहा है उनका। द पैटर्न इज यूज टू हाईलाइट देम बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ। और जो ये पैटर्न लिखा है, जिस तरीके से एक एक वर्ड एक एक लाइन में लिखा हुआ है ना, ये बताता है कि बच्चे जो है वो सच में आउट ऑफ ब्रीथ हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट विंस। ऐसे यहाँ नाइट विंस क्यों है ये बताया है, और मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था कि ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि रात जीत गई है और रात को ऐसे बताया गया है मानो कि वो मानव हो, वो इंसान हो, वो पर्सन हो। यहाँ लिखा है अदर एग्जाम्पल्स। अब आपको ऐसे ही अदर एग्जाम्पल देनी है, तो अदर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। जैसे ये लिखा हुआ है एक एक लाइन में एक एक वर्ड, वैसे ये भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है। और जैसे नाइट विंड्स एक लाइन में लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन, वैसे यहाँ लिखा हुआ है द सन प्लेड हाइड एंड सीक। सूरज हाइड एंड सीक खेल रहा है। अब आप सोचो, सूरज भी हाइड एंड सीक खेलता है। हालांकि माना भी जाता है ऐसा, ठंडियों में सूरज जो है वो छिप जाता है, फिर निकलता है, फिर छिपता है, फिर निकलता है। हमें जो है वो बड़ा तड़पाता है, क्योंकि ठंडियों में ज्यादा जरूरत होती है सूरज की, तो वो लुका छिपी खेलता हमसे है। लेकिन वास्तव में सूरज जो है ऐसा नहीं करता है। और लुका छिपी करने का काम, लुका छिपी खेलने का काम, या कोई भी गेम खेलने का काम केवल सजीव कर सकता है। सजीव, केवल सजीव। और आपको पता है कि सन जो है एक स्टार है, सजीव नहीं माना जाता है उसे, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन और यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है राइटर ने। अब आपको करना क्या है, लिखा है नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ। अब आपको दोनों के लिए कुछ एग्जांपल लिखना है। इसके लिए भी जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा, इसके लिए भी यहाँ एग्जांपल लिखा। अब आपको ऐसे ही एक और एग्जांपल बनानी है। आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ आंसर है फर्स्ट के लिए 3 एग्जांपल लिखा है मैंने। आप 3 में से 2 लिख सकते हो या तीनों लिख सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट अ क्रीक इन द पोएम। आपने देखा कि इस पोएम में पोएट जो है वो क्रीक के बारे में बात करता है। क्रीक का मतलब होता है, आपने देखा, नाला, जो नाला है बगल में। तो नाला के बारे में यहाँ पर राइटर बात करता है। यू नाउ नो दैट क्रीक इज ए वाटर बॉडी। आपको पता चल गया होगा कि क्रीक जो है ये वाटर बॉडी है, यानी कि पानी से कुछ जुड़ा हुआ है। और आपको बताया मैंने कि नाला है या छोटी सी नदी बह रही है, और नदी हो नाला हो पानी ही होता है उसमें। Complete the word wave given below by writing which other water bodies you can think of. अब आप नीचे जो वेव बना है इसको देखिए और आप सोचिए कि कौन सी और पानी से जुड़ी हुई चीज हो सकती है। तो ये आपके देखिएगा, आप अपना बुक अगर अपने पास रखे होंगे, आप खोल कर देखिएगा, ऐसे बना होगा। और यहाँ मैंने आंसर लिखा है लेक, रिवर, सी, पॉन्ड, ओशियन, स्ट्रीम। ये सारे के सारे जो हैं वो वाटर बॉडी हैं, क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है। लेक माने झील, झील में पानी पाया जाता है। रिवर नदी में पाया जाता है। सी समुद्र में पाया जाता है। पॉन्ड तालाब में पाया जाता है या पोखरे में पाया जाता है। ओशियन सागर में पाया जाता है। स्ट्रीम एक धारा सी होती है छोटी सी, उसमें पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको ये बनानी है, ये वेब यहाँ वाटर बॉडीज कर देनी है। और यहाँ 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 जो आपका बना हुआ है आपके बुक में, वहां पर पेंसिल से ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ बे भी लिख दिया। बे माने होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी वैसे ये खाड़ी है, खाड़ी में से भी पानी आता है। अब आते हैं लेट अस लिसन, पेज नंबर 119। यहाँ आपको सुनने के बारे में बताता है कि आपको सुनना कैसे आना चाहिए। अब आप सुनिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिखा है लिसन टू द रिडल्स। रिडल्स मतलब होता है पजल्स, पजल्स मतलब होता है कोई कोई क्विज टाइप का। एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द टेबल बिलो। अब आपको बताना है ये रिडल, ये पजल सोच करके, सुन करके कि किस स्पोर्ट के बारे में ये बता रहा है। तो आपको यहाँ सारे स्पोर्ट के बारे में लिखना है। आंसर, आंसर क्या है वो आपको दिखेगा यहाँ। पहले आप रिडल देख लीजिए, मैं आपको एक रिडल समझा दे रहा हूँ, आप बाकी के रिडल देख लीजिएगा। लिखा है रन एंड पास, रन एंड पास। दौड़ना है, पास करना है, दौड़ना है, पास करना है। पास करने का मतलब होता है बॉल पास करना या कुछ पास करना। किक ए ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, एक ब्लैक और व्हाइट बॉल होता है जिसे लोग किक करते हैं। किक इट स्ट्रेट इनटू द गोल, और इसे किक करते हैं जब पैर से सीधे गोल में मारते हैं। आगे लिखा है वॉच फॉर मड डोंट फॉल, ध्यान से मड में कहीं गिर न जाओ, ये लाइन है। अब पूछ रहा है व्हाट स्पोर्ट एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ, मेरे बारे में बताओ कि मैं किस गेम में ऐसा खेला जाता है। तो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे फुटबॉल या सॉसर। सॉसर में भी ऐसा होता है, फुटबॉल में भी ऐसा होता है। फुटबॉल में भी आपने देखा होगा कि पैर से मारते हैं गोल करने के लिए, उसको गोल में भेज देते हैं फुटबॉल में।
तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि ये रिडल, ये पजल, पहेली जो है, रिडल मतलब पहेली, तो ये पहेली जो है कौन सी पहेली है? यहाँ लिखा है होल्ड योर ब्रेथ, से हु टू टू, टिल यू टच वन और टू, टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड एज यू रन बैक टू योर टीम साइड। विच स्पोर्ट एम आई? तो ये है कबड्डी। कबड्डी में हो तू 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 तू, पता नहीं क्या करते हो आप। तो ये कबड्डी का गेम है जिसमें ऐसा होता है। रिडल नंबर 3 है, ये स्विंग का गेम है। तो ऐसे आपका रिडल 4 है और ये योगा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चारों स्पोर्ट्स के नाम लिखने हैं विद पेंसिल। ठीक है, मैंने आंसर चारों लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपसे मांग रहा है, ये कह रहा है ट्राई टू क्रिएट अ रिडल अबाउट योर फेवरेट गेम, स्पोर्ट और एक्टिविटी। अब आप अपना एक रिडल बनाओ, एक पहेली खुद ही बना दो। अभी 4 पहेली आपने देखी, एक पहेली आप खुद बनाओ और अपने फेवरेट गेम के बारे में बनाओ, जो आपका फेवरेट गेम हो या स्पोर्ट हो या जो भी एक्टिविटी आप करते हो। और लिखा है शेयर योर रिडल्स विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट से शेयर करो और पूछो उनसे कि जो मैंने रिडल बनाया है, जो मैंने पहेली बनाई है, वो किस खेल से जुड़ी हुई है। और लेट्स सी हु कैन गेस इट राइट, और देखो कि कौन सबसे ज्यादा सटीक उसे गेस करता है कि ये सही है। अब मैंने यहाँ रिडल एक बना दिया है आपके लिए, आपको यहाँ नहीं बनाना है, पर आप चाहें तो क्लास में जाकर के बना सकते हो। ये रिडल आपको लिखनी नहीं है, आपको अपने कॉपी में नहीं लिखना है, बस इसे पढ़ना है, सुनना है और पूछना है बच्चों से। रिडल नंबर 1 क्या है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आई एम प्लेड ऑन अ कोर्ट। मैं एक ऐसा गेम हूं जो कोर्ट में खेला जाता हूं विद अ नेट इन बिटवीन, और बीच में एक नेट होता है। आपको समझ में आ गया होगा नेट किस गेम में होता है, थोड़ा थोड़ा आपको पता चल गया होगा। आगे लिखा है शटल कॉक फ्लाइज, एक शटल कॉक जो है वो उड़ता है, यानी कि एक चिड़िया, कुछ और कहते होंगे आप, प्लास्टिक से बना हुआ या पंख से बना हुआ होता है, वो उड़ता है, इधर से मारा जाता है, उधर मारा जाता है। फास्ट एंड सेरेन, फास्ट माने तेज होता है, शेर माने होता है शांत, शांति से खेला जाता है। तेज लोग होते हैं उसमें और तेजी से मारते हैं। प्लेयर्स स्मैश एंड वॉली, प्लेयर जो होते हैं वो स्मैश करते हैं यानी प्रहार करते हैं, आपने देखा होगा कई बार, बहुत तेज से मारते हैं। और वॉली करते हैं, वॉली का मतलब होता है कि नॉर्मली वो धीरे से इधर से उधर फेंक देते हैं ताकि उनका विपक्षी जो है, उनका जो अपोजिट वाला प्लेयर है, वो उस शटलकॉक के नजदीक ना जा पाए और वो पॉइंट बना ले, जीत जाए। बैक एंड फोर्थ दे स्ट्राइव, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास। वो आगे पीछे यहाँ वहां जा जा करके उस शटल कॉक को मारते हैं, प्रयास करते हैं। स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास करना। इन दिस स्पोर्ट ऑफ फाइनेस वेयर एजिलिटी थ्राइव्स, फाइनेस का मतलब होता है कुशलता, एजिलिटी माने होता है तेजी से, और थ्राइव्स मतलब होता है पनपना, यानी चपलता, तेज इंसान हो जाता है वहां पर, क्योंकि बिना तेज यहाँ वहां भागे आप उस गेम को नहीं जीत सकते हो। तो आपको बताना है व्हाट एम आई, क्या हूं मैं, कौन सा गेम हूं मैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये बैडमिंटन। इस तरीके से रिडल 2 आप पढ़ लीजिएगा। रिडल 2 बास्केटबॉल के लिए है। अब आते हैं हम लेट्स स्पीक, पेज नंबर 121। यहाँ आपको बोलना है, ये आपको लिखना नहीं है, पहले से आपको बता दूं मैं, पर आपको ये बोलना है। अब आप अपने घर पर हो, घर पर आपके भाई बहन हैं, उनके साथ खेल सकते हो आप ये गेम। ये रियल लाइफ का गेम है आपका, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो आप, या ये कर सकते हो आप प्ले अपने स्कूल में क्लासमेट्स के साथ कर सकते हो, ट्यूशन में आप ट्यूशन के बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हो। और ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है, तो स्पीकिंग करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि खेल खेल में आप ये काम करने वाले हो। जैसे लिखा हुआ है, इनैक्ट द रोल्स ऑफ ए पेरेंट एंड अ चाइल्ड। अब आपको एक पेरेंट बनना है, माँ या बाप बनना है, या दोनों बन जाना है, दो लोगों को आप बना दो, और एक बच्चा है यहाँ पर। ये ध्यान दीजिएगा, रील्स के लिए आप लोग सोशल मीडिया में आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे जो है वो माँ बाप को इन्वॉल्व कर लेते हैं रील्स में, और वो उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं, पता नहीं एक्टिंग भी करते हैं। तो जब रील्स के साथ आप कुछ लाइक्स के लिए कर सकते हो, तो रियल लाइफ में अपने लिए, क्योंकि आपको इंप्रूव करना है अपनी स्पीकिंग स्किल, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, अपने माँ बाप को पटाना होगा। पटा सकते हो, नहीं पट रहे हैं तो आप अपने भाई को अपना माँ या बाप बना लो और ऐसे कंडीशन में आप रोल प्ले कर दो। तो सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1 है कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले। आप एक बार खेल करके आए लेट घर पर। आप घर पर कभी लेट आते हो खेलने के बाद, तो क्या हालात होते हैं ये आपको सिचुएशन का अंदाजा होगा। और यहाँ लिखा है पेरेंट अपसेट हैं, और चाइल्ड जो है अपने माँ बाप को बताता है कि वो लेट क्यों है। यहाँ तो बताएगा, पर आप लोग पता है कि बताते नहीं हो, माँ बाप को पटाते हो। इसी तरीके से माँ बाप मान जाएं कि बच्चा जो है वो खेल रहा था, लेट हो गया,
और बहुत सारे बहाने आप बनाते हो। 1-2 बहाने जेन्युइन होते हैं, 99, 98 बहाने जो होते हैं वो पता नहीं कहाँ से आप पाते हो। सिचुएशन नंबर 2 है शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड। अब आप माँ-बाप को बताते हो कि आपने कौन-सा गेम खेला। वो आप शेयर करते हो अपने माँ-बाप के सामने कि मैंने गेम कौन-सा खेला। इसमें चाइल्ड एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बच्चे को बताता है। पेरेंट आस्किंग डिटेल्स विद इंटरेस्ट और माँ-बाप भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ बच्चे से पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या खेले? अच्छा, ये गेम खेले, किसके साथ खेले? अच्छा, उसके साथ खेले, बहुत अच्छा खेले बेटा। कितना रन मारे, कितना बॉल मारे, कितना स्कोर हुआ? बहुत अच्छे तरीके से माँ-बाप भी होते हैं कुछ, जो बच्चे के खेल में इंटरेस्ट रखते हैं और पूछते हैं। थर्ड सिचुएशन है ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। अब आप घर आ चुके हो, अपने साथ अपने एक दोस्त को घर लाए हो और उसको अपने माँ बाप से क्या करते हो, लिखा है मिलवाते हो, इंट्रोड्यूस करते हो और माँ बाप बच्चे का वेलकम करते हैं कि चलो मेरा बेटा तो ठीक है, मेरे बेटे के साथ उसका दोस्त आया हुआ है तो ये भी बेटे जैसा है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आ जाता है कोई कोई लड़का लेकर के अपने दोस्त को अपने घर पर, तो घर वाले पहले ही 50 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब बेटे को बड़ा अच्छा मानते हैं और बेटे के दोस्त को सबसे बिगड़ैल मानते हैं यहाँ। तो आपके साथ कैसा होता है कि आपके माँ-बाप स्वागत करते हैं आपके दोस्त का या बाद में आपके दोस्त के जाने के बाद आपकी कुटाई? जो भी सिचुएशन हो आपको लिखना है। मैं आपको एक सिचुएशन का आंसर यहाँ दे दे रहा हूँ। ये आंसर है, इसका आप यूज़ करिएगा बोलने में। आप इसको एक बार देख करके भी अपने घर पर बोल सकते हो, किसी को आप पेरेंट बना दो और जो पेरेंट्स की लाइन है वो बोलेगा और आप बच्चा हो, चाइल्ड हो और आप बोलो जो आपकी लाइन है। जैसे यहाँ लिखा है पैरेंट अपसेट। बस पैरेंट को दिखाना है कि पैरेंट उदास है। क्योंकि बच्चा जब लेट होता है किसी का तो माँ-बाप के जो चेहरे होते हैं वो गिर जाते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं उस समय जब बच्चा लेट होता है। तो यहाँ माँ-बाप परेशान हैं और माँ-बाप ने देखा बच्चे को और पूछा, "वेयर हैव यू बीन? कहाँ थे तुम? यू वर सपोज्ड टू बी होम एन आवर अगो।" तुम्हें 1 घंटा पहले घर आना चाहिए था, तुम लेट हो गए। चाइल्ड जो है अब एक्सप्लेन करता है बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही सहूलियत के साथ, बड़े तमीज़ से और कहता है आई एम सॉरी मॉम डैड। मॉम डैड मुझे माफ़ करिएगा। देखिए माफ़ी माँगना बहुत बड़ा जादू है। ये 3 मैजिकल वर्ड में एक है। यानी आपको बताया था एक लेसन में कि 3 मैजिकल वर्ड्स प्लीज़ है, थैंक यू है और ये सॉरी है। तो सॉरी बोलना मैक्सिमम परेशानियों का निदान है, सॉल्यूशन है। तो आप बोल दीजिए सॉरी, आधा परेशानी आपके माँ-बाप की खत्म हो जाएगी और जो पीटने वाले हैं वो कम से कम डाँट तक सीमित हो जाएगी। तो बच्चे ने सॉरी बोला और कहा वी वर प्लेइंग सॉसर एंड वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। हम हमारे दोस्त सॉसर खेल रहे थे और हम अपने समय के ट्रैक को भूल गए, यानी कि हमें पता नहीं चला समय कब बीत चुका। द गेम वॉज सो इंटेंस। गेम इतना इंटेंस था, इतना मजेदार था, इतना गेम में हम डीपली घुस चुके थे एंड वी जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ लेट इट हैड गॉटन। और हमें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत चुका। आपको भी पता होगा कभी कभी आप खाना पीना थकान सब भूल जाते हो उस गेम के चक्कर में। आपको पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया, कब से आप नहीं खाए थे, कब से पानी तक नहीं पिए थे, आपको कुछ पता नहीं चलता, प्यास भी नहीं लगती आपको। यहाँ लिखा है अब बेटे ने रिप्लाई दिया उस बच्चे ने, आई प्रॉमिस आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बच्चा अपने माँ बाप से प्रॉमिस करता है कि अगली बार से मैं बहुत ध्यान दूंगा, अगली बार से इतना समय नहीं जाएगा मेरा खेल में और मैं अपने टाइम पर आ जाऊंगा। इस तरीके से बच्चे ने कितनी अच्छे ढंग से सिचुएशन को हैंडल किया, आप भी हैंडल कर सकते हो। सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन आपका आंसर के रूप में दिया गया है, आप इसका यूज कर सकते हो। चलते हैं लेट्स राइट में, पेज नंबर 1 to 1 में। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है और नीचे जो लिखे हुए हैं क्लूज यानी कि कुछ हिंट्स दिए हैं उसको यूज करना है। जैसे पहला यूज करना है किस समय आप खेलने जाते हो, दूसरा है किसके साथ खेलते हो, तीसरा है कौन सा गेम खेलते हो, चौथा है कौन सा फेवरेट गेम है आपका, पांचवा है जब आप खेलते हो एक दूसरे के साथ तो क्या लाभ मिलता है इस खेल से, और लास्ट है कि आप घर कब आते हो, गेम आपका कब खत्म होता है। तो इन सब चीजों को आपको ऐड करना है और एक बनानी है पैराग्राफ। तो यहाँ मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। हालांकि आपको एक टाइटल भी लिखनी है पैराग्राफ की। 10 लाइन आपको बनानी है, 10 लाइन में आपको एक टाइटल भी देनी है। टाइटल का मतलब होता है जैसे कि हर एक कहानी का एक शीर्षक होता है, हर एक पिक्चर का एक नाम होता है, तो वैसे ही आपको इस कहानी का या इस पैराग्राफ का एक टाइटल देनी है। मैंने टाइटल दिया है फन इन द सन माई प्ले टाइम एडवेंचर्स। आप भी कुछ भी टाइटल दे करके आप कुछ लाइंस लिख सकते हो, बस उसमें जो ऊपर वाला कुछ 6 क्वेश्चंस थे वो आपके इन्वॉल्व होने चाहिए। ये आपका इसमें शामिल होना चाहिए सारे के सारे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पॉज कर दीजिएगा। आपको इसे लिखना है, याद रखिएगा पैराग्राफ लिखना है आपको। लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 1 to 1।
वन टू वन में आपको एक्सप्लोर करना है। देयर आर मेनी इंडिजिनियस गेम्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे इंडियन गेम्स हैं। इंडिजिनियस गेम्स मतलब होता है जो इंडिया के गेम हैं, इंडिया में ही खेले जाते हैं, विदेशी गेम नहीं है। जैसे क्रिकेट आपका विदेशी गेम है, लेकिन बहुत सारे गेम ऐसे जो इंडिया में ही पनपे हैं। जैसे खो खो, खो खो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिजिनियस गेम। खो खो जो है ये हमारा इंडियन गेम है। इंडिजिनियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। इंडिजिनियस गेम जो होते हैं वो नेटिव होते हैं किसी भी रीजन के, मतलब कुछ रीजन में वो गेम खेले जाते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे रीजन्स हैं और बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कुछ रीजन के गेम्स और उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। आप चाहें तो अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जैसे फर्स्ट यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है खो खो। खो खो किस रीजन का है? महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, पंजाब का है। यहाँ ये खो खो खेला जाता है या यहाँ से पनपा ये गेम। अब इसके बारे में 2 लाइन आप लिख दीजिए। फिर कबड्डी जो पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में खेला जाता है, इसके बारे में 2 लाइन। और नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा हमारे यहाँ भी खेला जाता है क्योंकि हमारा जो यूपी है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। दिल्ली में खेला जाता है नहीं, मुझे पता नहीं है। तो ये 2 लाइन यहाँ लिखना है। ये है आपका पचीसी, ये भी नॉर्थ इंडिया में खेला जाता है। ये बोर्ड गेम है पचीसी, हमारे यहाँ खेला जाता है ये। तो इस तरीके से आप कुछ भी गेम्स शामिल कर सकते हो, पर वो इंडियन गेम्स हो जो कुछ स्टेट्स में खेला जाता है। इस तरीके से ये आपका लेसन खत्म होता है। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।